नमस्कार प्यारे बच्चों। अर्थशास्त्र की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। पिछले अध्याय में आपने सहसंबंध के बारे में जाना था। आज की कक्षा में आप सूचकांक के विषय में जानेंगे। सहसंबंध के अंतर्गत हमने दो चरों के बीच के संबंध की दिशा और मात्रा को ज्ञात करना सीखा था। जीवन में हमें अधिकतर दो से अधिक चरों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करना पड़ता है। जैसे बाजार में महंगाई बढ़ रही है या घट रही है, शेयर बाजार में विभिन्न शेयरों की कीमतों में क्या परिवर्तन हो रहा है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हमें सूचकांक के विषय में जानना होगा। आज की कक्षा में हम सूचकांक यानी इंडेक्स नंबर के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं सूचकांक का अर्थ क्या है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सूचकांक दो शब्दों से बना है, पहला सूचक तथा दूसरा अंक। अर्थात एक ऐसा अंक जो किसी परिवर्तन का सूचक है। सूचकांक संबंधित चरों के समूह के परिमाण में परिवर्तन को मापने की एक सांख्यिकीय साधन है। सूचकांक चरों के समूह में भिन्न भिन्न दिशाओं में होने वाले अनुपातों की सामान्य प्रवृत्ति को दर्शाता है। अगर हम इसे और सरल शब्दों में कहें तो चरों के किसी समूह के औसत मान को दो समय बिंदुओं पर तुलना करता है तथा होने वाले सापेक्ष परिवर्तन को एक संख्या द्वारा दर्शाता है। यहाँ आपको यह बात ध्यान रखनी होगी कि तुलना दो समय बिंदुओं पर चरों के समूह में होने वाले परिवर्तन की हो रही है। इसलिए सूचकांक सापेक्ष इकाइयों में दर्शाया जाता है, ना कि निरपेक्ष इकाइयों में, क्योंकि एक समूह के चरों की इकाइयां भिन्न भिन्न हो सकती हैं। परंपरागत रूप से सूचकांकों को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। पहले समय काल को हम आधार अवधि के रूप में मानते हैं तथा आधार अवधि के मूल्यों को 100% मान लेते हैं। इसी प्रकार दूसरे समय काल को, जिसकी तुलना आधार अवधि से की जानी है, को हम वर्तमान अवधि मान लेते हैं तथा चरों के समूह में होने वाले परिवर्तन को प्रतिशत में प्रदर्शित करते हैं। यदि वर्तमान अवधि के सूचकांक का मान 120 आया है तो इसका अर्थ है चरों के समूह का मूल्य आधार अवधि की तुलना में 20% बढ़ गया है। और यदि वर्तमान अवधि का सूचकांक 90 आया है, इसका अर्थ है चरों के समूह का मूल्य आधार अवधि की तुलना में 10% कम हो गया है। सूचकांक समान वर्गों में तुलना करता है। यदि आधार समय अवधि तथा वर्तमान समय अवधि के समूह के चरों में परिवर्तन आ जाता है तो तुलना तथा सूचकांक की गणना संभव नहीं होती। आइए अब यह जानते हैं कि सूचकांक की आवश्यकता क्यों पड़ी। सूचकांक का प्रयोग दैनिक जीवन में निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसके द्वारा वस्तुओं की सूची में कीमतों, उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन की मात्रा, विभिन्न कृषि फसलों का उत्पादन, उपभोग व्यय आदि चरों के मूल्य में परिवर्तन को मापा जाता है। आपने सेंसेक्स तथा निफ्टी शब्दों को सुना होगा। यह दोनों विभिन्न कंपनियों के शेयरों के मूल्यों में होने वाले उतार चढ़ाव को दर्शाते हैं। यदि यह ग्रीन लाइन से दिखाया जा रहा है यानी हरी रेखा से दिखाते हैं तो यह वृद्धि का सूचक है, और यदि लाल रेखा से दर्शाते हैं तो ये इनके घटने का सूचक है। यह एक सूचकांक है। कीमत सूचकांक वस्तुओं के समूह की कीमतों को मापता है, जिससे उनकी तुलना संभव हो पाती है तथा यह निष्कर्ष निकालना सरल होता है कि महंगाई बढ़ी है या घटी है। इन सूचनाओं के आधार पर सरकार समाज हित में निर्णय ले सकती है। आइए एक उदाहरण से इसे समझते हैं। यहाँ पर हमने 5 वस्तुओं के मूल्य दिए हैं। वस्तु का नाम हमने यहाँ क ख ग घ छ लिया है। आधार अवधि की कीमतें दी हैं और वर्तमान अवधि की कीमतें दी हैं। आप तालिका में देख सकते हैं कि वस्तु के लिए प्रतिशत परिवर्तन अलग अलग है। अब इन आंकड़ों के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए कि वस्तुओं के मूल्य में क्या परिवर्तन आया है, क्या इनका मूल्य बढ़ा है या घटा है, क्या महंगाई बढ़ी है, यदि सभी वस्तुओं की कीमतों में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन एक समान होता तो परिवर्तन की व्याख्या करने के लिए एक संख्या ही काफी होती। यहाँ आप किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन को सरलता से बता सकते हैं
किंतु वस्तुओं के समूह की कीमत में होने वाले परिवर्तन को दर्शाने के लिए आपको सूचकांक की आवश्यकता होगी। कीमत सूचकांक इन परिवर्तनों को एकल संख्यात्मक माप के द्वारा प्रस्तुत करता है। जब वस्तुओं की संख्या बहुत अधिक होती है, जैसा कि वास्तविक बाजार स्थिति में होता है, तब सूचकांक द्वारा ही वस्तुओं के समूह में होने वाले परिवर्तन को सरलता से दर्शाया जा सकता है। आइए अब जानते हैं सूचकांक की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। पहली विशेषता यह है कि सूचकांक संख्या द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। सूचकांक सदैव संख्या में व्यक्त किए जाते हैं। एक ऐसी संख्या द्वारा चरों के समूह में होने वाले सापेक्ष परिवर्तन को दर्शाया जाता है जो किसी भी प्रकार के परिवर्तन को केवल शब्दों में व्यक्त नहीं करता, जैसे उत्पादन बढ़ गया है, उत्पादन थोड़ा कम हो गया है। सभी परिवर्तनों को एक संख्या द्वारा दर्शाया जाता है। दूसरा, सूचकांक औसत के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। सूचकांक परिवर्तन की केंद्रीय प्रवृत्ति को औसत के रूप में प्रकट करते हैं। इसमें चरों के समूह के परिवर्तन की दिशा का मापन नहीं होता, बल्कि सामान्य रूप में परिवर्तन की दिशा व मात्रा का मापन होता है। तीसरा, सूचकांक सापेक्ष माप है। सूचकांक द्वारा चरों के समूह के तुलनात्मक या सापेक्ष परिवर्तन को मापा जाता है। यदि हम कहें कि सूचकांक 125 है तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, परंतु यदि हम कहें कि सूचकांक वर्ष 2010 में 100 था और वर्ष 2015 में 125 हो गया, तो हम ये निष्कर्ष आसानी से निकाल सकते हैं कि वर्ष 2010 की तुलना में वर्ष 2015 में कीमतें 25% बढ़ गई है। चौथा, सूचकांक प्रतिशत का माध्य है। सूचकांक में आधार अवधि के मूल्य को 100 मानकर वर्तमान अवधि के मूल्य को प्रतिशत में बदल दिया जाता है, जिन्हें मूल्य अनुपात कहते हैं। सभी मूल्य अनुपातों का माध्य निकाला जाता है। प्रतिशत का यह माध्य ही सूचकांक कहलाता है। पांचवा, सूचकांक तुलना का आधार प्रदान करता है। सूचकांक आधार अवधि तथा वर्तमान अवधि में तुलना का आधार प्रदान करता है। आधार अवधि के मूल्य को 100% मानकर वर्तमान अवधि के मूल्य को आधार अवधि के मूल्य के आधार पर प्रतिशत में ज्ञात किया जाता है, जिससे दो समय अवधियों के बीच तुलना संभव होती है। छठा, सूचकांक सर्वव्यापी उपयोगी होता है। सूचकांक की उपयोगिता सर्वव्यापी है। सूचकांक कीमतों, उत्पादन, रोजगार, आर्थिक विकास, मानव विकास आदि अनेक चरों की सापेक्ष माप द्वारा तुलना को संभव बनाता है, जिसका प्रत्यक्ष या निरपेक्ष अध्ययन नहीं किया जा सकता। आइए अब हम सूचकांक की उपयोगिता और महत्व के बारे में जानते हैं। सूचकांकों की सार्वभौमिक उपयोगिता है। यह व्यापारी, अर्थशास्त्री, नीति निर्माता, अनुसंधानकर्ता आदि का पथ प्रदर्शन करते हैं। आधुनिक समय में लगभग सभी क्षेत्रों में सूचकांक ज्ञात किया जाता है, चाहे वह मानव विकास हो या आर्थिक विकास, उत्पादन हो या प्रसन्नता। सभी क्षेत्रों में सूचकांक का प्रयोग करके परिवर्तन को दर्शाया जाता है। आइए इसकी उपयोगिता की विस्तृत चर्चा करते हैं। पहला, सूचकांक जटिल तथ्यों को सरल बनाता है। जटिल तथ्यों के परिवर्तन का मापन प्रत्यक्ष या निरपेक्ष रूप से करना कठिन होता है। सूचकांक परिवर्तन को मापने की सुविधा प्रदान करता है, जैसे औद्योगिक उत्पादन, बैंकिंग, कीमतें आदि। सूचकांक से जन सामान्य के लिए समझने में सरल हो जाता है, जैसे सभी शेयरों की कीमतों में होने वाले परिवर्तन को केवल सेंसेक्स सूचकांक द्वारा सरलता से दर्शाया जा सकता है। दूसरा, तुलनात्मक अध्ययन को संभव बनाता है। सूचकांक चरों के समूह में होने वाले सापेक्ष परिवर्तन को मापता है, जिससे तुलनात्मक अध्ययन संभव हो जाता है। सापेक्ष इकाई होने के कारण इसका प्रयोग किसी भी प्रकार के चर की तुलना को संभव बनाता है। तीसरा, सूचकांक उत्पादन के घटने बढ़ने की सूचना प्रदान करता है। सूचकांक अर्थव्यवस्था में या किसी क्षेत्र विशेष में उत्पादन में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। इसके आधार पर सरकार नीतियों में परिवर्तन करके सकल घरेलू उत्पाद
को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास कर सकती है। भारत में इसे दर्शाने के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना की जाती है। चौथा, मुद्रा की क्रय शक्ति की गणना। सामान्य मूल्य स्तर में होने वाले परिवर्तनों को मापने के लिए सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। सामान्य मूल्य स्तर में होने वाले परिवर्तन से मुद्रा की क्रय शक्ति में होने वाले परिवर्तनों का अनुमान लगाया जा सकता है। इसकी सहायता से मुद्रास्फीति या अपस्फीति को नियंत्रित करने की योजना बनाई जा सकती है। पांचवा, सूचकांक वास्तविक जीडीपी का अनुमान लगाने में मदद करता है। सूचकांक की सहायता से मौद्रिक जीडीपी पर पड़ने वाले कीमत परिवर्तन के प्रभाव को दूर करके वास्तविक जीडीपी का अनुमान लगाया जा सकता है। मौद्रिक जीडीपी को कीमत सूचकांक से भाग देकर तथा 100 से गुना करके वास्तविक जीडीपी का अनुमान लगाया जा सकता है, जिस पर कीमत का प्रभाव नहीं होता। छठा, कर्मचारियों के वेतन का आधार प्रदान करता है। सूचकांक कर्मचारियों को वेतन में वृद्धि कराने के लिए आधार प्रदान करता है। कीमत में वृद्धि होने के कारण वास्तविक क्रय शक्ति कम हो जाती है, जिससे मिलने वाला वेतन समान जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं होता। कर्मचारी सूचकांक के अनुरूप वेतन में वृद्धि की मांग कर सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता कीमत सूचकांक के आधार पर ही निर्धारित होता है। आइए अब हम जानते हैं सूचकांक की रचना कैसे करते हैं। सूचकांक की रचना मुख्यतः दो प्रकार से की जाती है। पहली समूहित विधि तथा दूसरी मूल्य अनुपातों की माध्य विधि। अर्थशास्त्र में अनेक प्रकार के सूचकांक की रचना की जाती है, जैसे उपभोक्ता कीमत सूचकांक, थोक कीमत सूचकांक, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, कृषि उत्पादन सूचकांक, संवेदी सूचकांक आदि। इनमें कीमत सूचकांक का सबसे अधिक प्रयोग होता है। सूचकांक की रचना के सिद्धांतों तथा विधियों को समझने के लिए हम कीमत सूचकांक का प्रयोग करेंगे। आइए समूहित विधि के बारे में जानते हैं, जिसे अंग्रेजी में एग्रीगेटिव मेथड कहते हैं। समूहित विधि के अंतर्गत हम आधार अवधि तथा वर्तमान अवधि की कीमतों को समूहित करके उनका अनुपात ज्ञात करते हैं। इसे दो प्रकार से किया जाता है। पहला सरल समूहित कीमत सूचकांक तथा दूसरा भारित समूहित कीमत सूचकांक। आइए अब हम सरल समूहित कीमत सूचकांक को विस्तार से जानते हैं। इस विधि के अंतर्गत हम पहले वर्तमान अवधि की वस्तुओं की कीमतों, जिसे हम P1 से दर्शाते हैं, तथा आधार अवधि में वस्तुओं की कीमतों, जिसे हम P0 यानी P0 से दर्शाते हैं, का योग करके समूहित कीमत ज्ञात करते हैं तथा उसे सरल समूहित कीमत सूचकांक के सूत्र में रखते हैं। सबसे पहले हम सरल समूहित सूचकांक का सूत्र लिखते हैं। P01 बराबर है सिग्मा P1 बटे सिग्मा P0 गुना 100। अब इसमें हम P1 अर्थात वर्तमान अवधि की कीमतों का योग करते हैं और नीचे सिग्मा P0 में आधार अवधि की कीमतों का योग करते हैं तथा उसे 100 से भाग करते हैं। हमें जो संख्या प्राप्त हुई वो 234 बटे 195 गुना 100 आया। इसे और हल किया तो 1.2 गुना 100। हमें सूचकांक प्राप्त हुआ, उसका मान है 120। यहां यह कहा जा सकता है कि कीमतों में 20% की वृद्धि हुई है। आधार अवधि में यदि कीमतों को 100% माना जाए तो वर्तमान अवधि में कीमतें बढ़कर 120% हो गई है, अर्थात कीमतों में 20% की वृद्धि हुई है। इस प्रकार के सूचकांकों का प्रयोग कम होता है। इसका कारण यह है कि विभिन्न वस्तुओं की कीमतों के माप की इकाइयां समान नहीं होती। यहाँ 4 वस्तुओं की कीमत प्रति किलो की दर से दी गई है तथा एक वस्तु की प्रति इकाई की दर से। यहाँ पर मदों का सापेक्षिक महत्व उपेक्षित किया गया है तथा सभी मदों को बराबर महत्व या भार वाला मान लिया जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है।
तथा मदों के महत्व में भिन्नता पाई जाती है। क्रय की गई वस्तुओं में कुछ वस्तुओं का महत्व अधिक होता है तथा उन्हें अधिक मात्रा में खरीदा जाता है। उनकी कीमत में होने वाले परिवर्तन से पड़ने वाला प्रभाव उपभोक्ता को अधिक प्रभावित करता है। ऐसी स्थिति में अधिक भार वाली मद की कीमत में तथा कम भार वाली मद की कीमत में समान वृद्धि के कारण कीमत सूचकांक में होने वाला कुल परिवर्तन के अलग अलग प्रभाव होंगे। इसके लिए भारित कीमत सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। आइए अब हम भारित समूहित कीमत सूचकांक के बारे में जानते हैं। किसी सूचकांक को भारित सूचकांक तब कहा जाता है जब मदों के सापेक्षिक महत्व को ध्यान में रखा जाता है। प्रयोग किया जाने वाला भार परिमाणात्मक भार होता है। भारित समूहित कीमत सूचकांक की रचना के लिए कुछ विशेष वस्तुओं को लिया जाता है तथा इनकी मूल्य की प्रतिवर्ष गणना की जाती है। भारित समूहित कीमत सूचकांक ज्ञात करने की विभिन्न विधियों में भिन्न भिन्न समय की वस्तुओं को भिन्न भिन्न समूह का प्रयोग किया जाता है। भारित समूहित कीमत सूचकांक ज्ञात करने के लिए 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला, लेस्पेयर का कीमत सूचकांक, दूसरा पाशे का कीमत सूचकांक तथा तीसरा फिशर का कीमत सूचकांक। आइए अब इन्हें हम एक एक करके विस्तार से समझते हैं। लेस्पेयर का कीमत सूचकांक, जब मदों की आधार अवधि की मात्रा को भार के रूप में प्रयोग करके भारित समूहित कीमत सूचकांक ज्ञात किया जाता है, उसे लेस्पेयर का कीमत सूचकांक कहते हैं। इस विधि द्वारा यह ज्ञात करने की कोशिश करते हैं कि यदि आधार अवधि में वस्तुओं की एक टोकरी पर 100 रुपये खर्च होता था, तो वस्तुओं की उसी टोकरी पर वर्तमान अवधि में कितना खर्च होना चाहिए। लेस्पेयर का कीमत सूचकांक का सूत्र इस प्रकार है: P01 बराबर सिग्मा P1 Q0 बटे में सिग्मा P0 Q0 गुना 100। इसे एक उदाहरण द्वारा ज्ञात करते हैं। आप दी गई तालिका को देखिए। इसमें वस्तु, आधार वर्ष की कीमत और मात्रा और वर्तमान अवधि की कीमत और मात्रा दी गई है। सारणी में हमने सिग्मा P1 Q0 और सिग्मा P0 Q0 का मान ज्ञात किया है। इस मान को हम जब सूत्र में रखते हैं तो 275 बटे 212 गुना 100 आता है, जिसे हल करने पर हमें सूचकांक का मूल्य 129.71 प्राप्त होता है। इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि कीमतों में बढ़ोतरी होने के कारण आधार अवधि की वस्तुओं की मात्रा का मूल्य 29.71% बढ़ गया है। यहाँ हमने आधार अवधि मात्रा को भार के रूप में प्रयोग करके यह पता लगाया कि कीमतों में 29.71% की बढ़ोतरी हुई है। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि वर्तमान समय की कीमतों में परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए वर्तमान अवधि की मात्रा का प्रयोग होना चाहिए। वर्तमान अवधि की मात्रा आधार अवधि की मात्रा से भिन्न होती है, इसलिए वर्तमान अवधि भार का प्रयोग करने वाला सूचकांक आधार अवधि भार का प्रयोग करने वाला सूचकांक से अलग मूल्य देता है। इसी पर आधारित दूसरी भारित समूहित कीमत सूचकांक विधि के बारे में जानते हैं, जिसे हम पाशे का कीमत सूचकांक कहते हैं। जब वर्तमान अवधि की मात्रा को भार के रूप में प्रयोग करके भारित समूहित कीमत सूचकांक ज्ञात किया जाता है, उसे पाशे का कीमत सूचकांक कहते हैं। इसमें वर्तमान अवधि की कीमतों को वर्तमान अवधि की मात्रा से गुणा करके इनका योग ज्ञात किया जाता है। उसके बाद आधार अवधि की कीमतों को वर्तमान अवधि की मात्रा से गुणा करके तथा योग ज्ञात करके इनका अनुपात ज्ञात किया जाता है। इस विधि से हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि जब वर्तमान अवधि वस्तुओं की टोकरी को आधार अवधि में उपयोग किया जाता और हम इस पर 100 रुपये खर्च करते, तो वस्तुओं की उसी टोकरी पर वर्तमान में कितना खर्च होना चाहिए। पाशे का कीमत सूचकांक का सूत्र इस प्रकार है: P01 बराबर सिग्मा P1 Q1 बटे में सिग्मा P0 Q1 गुना में 100। एक उदाहरण द्वारा हम इसे ज्ञात करना सीखते हैं। सारणी को देखिए।
इसमें वस्तु, आधार अवधि की कीमत तथा मात्रा और वर्तमान अवधि की कीमत तथा मात्रा दी गई है। यहां पर हमने सिग्मा P1 Q1 और सिग्मा P0 Q0 का मान ज्ञात कर लिया है। उसे हम जब सूत्र में रखते हैं तो वह होता है 415/325 गुना में 100, और इस प्रकार जब हम इसे हल करते हैं तो हमें कीमत सूचकांक प्राप्त होता है, वह है 127.69। इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि कीमत में बढ़ोतरी होने के कारण वर्तमान अवधि की वस्तुओं की मात्रा का मूल्य 27.69% बढ़ गया है। यहां हमने वर्तमान अवधि की मात्रा को भार के रूप में प्रयोग करके यह पता लगाया कि कीमतों में 27.69% की बढ़ोतरी हुई है। इन दोनों विधियों में लेस्पेयर का कीमत सूचकांक आधार अवधि की भार मात्रा को प्रयोग करता है तथा पाशे का कीमत सूचकांक वर्तमान अवधि की मात्रा का भार के रूप में प्रयोग करता है। फिशर का कीमत सूचकांक इन दोनों के बीच का रास्ता ढूंढता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। फिशर का कीमत सूचकांक जब वर्तमान अवधि की मात्रा तथा आधार अवधि की मात्रा दोनों को भार के रूप में प्रयोग करके भारित समूहित कीमत सूचकांक ज्ञात किया जाता है, उसे फिशर का कीमत सूचकांक कहते हैं। इसमें वर्तमान अवधि की कीमतों को वर्तमान अवधि की मात्रा से गुणा करके इनका योग ज्ञात किया जाता है। उसके बाद आधार अवधि की कीमतों को वर्तमान अवधि की मात्रा से गुणा करके इनका योग किया जाता है तथा इनका अनुपात ज्ञात किया जाता है। फिशर का कीमत सूचकांक जब वर्तमान अवधि की मात्रा तथा आधार अवधि की मात्रा दोनों को भार के रूप में प्रयोग करके भारित समूहित कीमत सूचकांक ज्ञात किया जाता है, उसे फिशर का कीमत सूचकांक कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत लेस्पेयर तथा पाशे के सूत्रों का गुणोत्तर माध्य लिया जाता है। फिशर का कीमत सूचकांक दोनों समय अवधियों पर आधारित होने के कारण आदर्श सूचकांक कहलाता है। इसे फिशर आदर्श सूचकांक भी कहते हैं। फिशर का आदर्श सूचकांक का सूत्र इस प्रकार है। P01 बराबर सिग्मा P1 Q1 बटे में सिग्मा P0 Q1 गुणा सिग्मा P1 Q0 बटे में सिग्मा P0 Q0, इन सब का वर्गमूल निकालते हैं और उसे 100 से भाग करते हैं। आइए एक उदाहरण द्वारा हम जानते हैं कि फिशर का आदर्श कीमत सूचकांक कैसे ज्ञात करते हैं। सारणी को देखिए, इसमें वस्तुएं दी हैं, आधार अवधि की कीमत तथा मात्रा, वर्तमान अवधि की कीमत तथा मात्रा दिया गया है। फिशर आदर्श सूचकांक के सूत्र के अनुसार हमें जो मान चाहिए वो हमने सारणी में ज्ञात किए। P1 Q1, P0 Q1, P1 Q0 और P0 Q0, इन सब का मान ज्ञात करके इनका योग ज्ञात किया तथा इसे हमने फिशर के आदर्श सूचकांक के सूत्र में रखा, जो इस प्रकार है। सिग्मा P1 Q1 सिग्मा P0 Q1 गुना सिग्मा P1 Q0 बटे सिग्मा P0 Q0 पूरे का वर्गमूल गुना में 100। इनका मान जब हमने सूत्र में रखा तो हमने सूचकांक ज्ञात किया जो 128.69 है। इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि कीमत में बढ़ोतरी होने के कारण वस्तुओं की मात्रा का मूल्य 28.69% बढ़ गया है। यहाँ हमने वर्तमान अवधि तथा आधार अवधि की मात्रा को भार के रूप में प्रयोग करके यह पता लगाया कि कीमतों में 28.69% की बढ़ोतरी हुई है। फिशर आदर्श सूचकांक के गुणों के विषय में जानते हैं। पहला, आदर्श सूचकांक में आधार वर्ष तथा वर्तमान वर्ष की कीमत तथा मात्रा दोनों को सम्मिलित किया जाता है। दूसरा, यह विधि अभिनति अर्थात बायस से स्वतंत्र होती है, क्योंकि इसमें आधार वर्ष अथवा वर्तमान वर्ष के चयन की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा, फिशर आदर्श सूचकांक समय उत्क्राम्यता परीक्षण तथा तत्व
तथा परीक्षण दोनों की कसौटी पर खरा उतरता है। यही कारण है कि इसे आदर्श सूत्र कहा जाता है। फिशर आदर्श सूचकांक के कुछ दोष भी हैं। पहला, इस विधि से सूचकांक ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिन होता है। दूसरा, इस विधि में आधार अवधि तथा वर्तमान अवधि दोनों की कीमतों तथा मात्रा की आवश्यकता होती है। और तीसरा, यह व्यवहारिक सूचकांक सूत्र नहीं है। आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करेंगे। आज हमने सूचकांक के अर्थ, सूचकांक की मुख्य विशेषताओं, सूचकांक की उपयोगिता तथा महत्व के विषय में विस्तार से जाना। साथ ही हमने सूचकांक की रचना की विधियों के प्रकार, जो पहला सरल समूहित कीमत सूचकांक तथा दूसरा भारित समूहित कीमत सूचकांक को समझा। भारित समूहित कीमत सूचकांक ज्ञात करने के लिए तीन विधियों, पहली लेस्पेयर का कीमत सूचकांक, दूसरी पाशे का कीमत सूचकांक तथा तीसरी फिशर का आदर्श कीमत सूचकांक की गणना को हमने उदाहरण सहित समझा। इस कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं और अगली कक्षा में मूल्य अनुपातों की माध्य विधि तथा कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक जैसे उपभोक्ता कीमत सूचकांक, थोक कीमत सूचकांक, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, कृषि उत्पादन सूचकांक, संवेदी सूचकांक जिसे हम सेंसेक्स कहते हैं तथा मुद्रास्फीति दर पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।